गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म आपका चल रहा है। डेथ ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस किया गया था लास्ट लेक्चर में। उसको आगे कैरी ऑन करते हुए थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल पोर्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देयर आफ्टर उसके बाद से आपके पर्सनल डाउट्स जो है कैसे इस क्वेश्चंस को बनाएंगे या आपने बनाया है उसको एक बार देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग शुरुआत से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये जो चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब एक ही चैप्टर है। कॉन्सेप्चुअली रिटायरमेंट कहिए या डेथ कहिए, दोनों केस में पार्टनर बाहर निकल रहा है। रिटायरमेंट के केस में क्या हो रहा है कि पर्सन लाइव रहता है, यानी कि प्री प्लानिंग के थ्रू आप बाहर जाते हैं। डेथ जो है अचानक होता है, यानी कि ऑन द स्पॉट होता है। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हो सकती है। ये आपका डेथ का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपने पीछे जितना भी क्वेश्चंस देखा उस सब में ये सारी बातें आपको आई। देखिए, थोड़ा सा थ्योरी नोट्स मैंने कुछ कहीं से लिया है, उसको एक बार डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। राइट। इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो देखिए। पहला है दैट द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर मे बी प्लान्ड। शुरुआत से बोला जा रहा है कि आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। मींस व्हाट? आपको रिटायर करना है, आप बता सकते हो। जैसे आप क्लास में कल आपको ज्वाइन नहीं करना है, आप बता सकते हो आप, है ना, कि सर मैं कल क्लासेस नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। मास्टर जी भी बता सकते हैं, देखो बेटा कल मुझे काम है, मैं क्लासेस नहीं करा पाऊंगा। ये रिटायरमेंट हो गया। डेथ क्या होगा? डेथ के केस में अचानक से होगा। राइट। जबकि वेयर एज द डेथ ऑफ पार्टनर में ऑकर एनी टाइम, किसी भी समय हो सकता है, बता के तो नहीं होगा। जैसे मिस हैपनिंग, भाई इंटरनेट फेल हो गया अचानक से, मुझे पता नहीं था 7 बजे से बैच है आपका, और अचानक से आपका इंटरनेट का तार ही कट गया। तो ये तो नहीं प्लान किया जा सकता अचानक। राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंसेस है आपका डेथ और रिटायरमेंट का। होप सो आपको ये समझ में भी आया होगा पीछे। चलिए, अब थोड़े से कुछ और पोर्शंस को हम डिस्कस कर देते हैं। शायद ये सब पीछे किया भी गया था, फिर भी। अब देखिए, जो भी पार्टनर आपका रिटायर करेगा या आपको डेथ के केस में डिसीड्स करेगा, उस केस में क्या होगा? सबसे बड़ी समस्या जो आपका क्वेश्चंस भी था आज आपका, हाउ टू कैलकुलेट आउट गोइंग पार्टनर शेयर प्रॉफिट। हाउ टू कैलकुलेट आउट गोइंग पार्टनर। यहाँ पे आउट गोइंग पार्टनर हम किस सेंस में बात कर रहे हैं अभी? डेथ के केस में। राइट। तो कहता है the calculation of outgoing partners share in profit earned from the date of last balance sheet to the date of retirement oblique death involving two steps। देखिए, अगर सिंपल सा बात है कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, सपोज दैट 31/3/2023 को फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, और इसी दिन रिटायरमेंट या डेथ होता है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा फाइनल बैलेंस शीट्स बना हुआ है 31/3/2023 के डेट में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि डेथ जो है, सपोज दैट मान लेते हैं 15 मई को हुआ, 15 दिन बाद। तो क्या 15 मई को बैलेंस शीट बना होगा? आंसर इज नो। रोज रोज क्या बैलेंस शीट बनाना संभव है? नहीं है। बनाते भी नहीं है, प्रैक्टिकलिटी के लिए भी। क्योंकि बैलेंस शीट सॉफ्टवेयर से तो बन के तैयार रहता है डे का डे, लेकिन बहुत सारे एडजस्टमेंट जैसे डेप्रिसिएशन लगाना, प्रोविजंस करना, ये सारे काम तो डेली बेसिस पे नहीं होते, नहीं होते। राइट। तो अगर डेथ हो गया 15 मई 2023 को, राइट, तो 1 महीना 15 दिन यानी कि 45 डेज, तो ये पार्टनर रहा। उस केस की बात कर रहे हैं हम। राइट। सिंपल सा दोबारा से पढ़ते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट। लास्ट कौन सा बैलेंस शीट है अपने एग्जांपल में? 31 मार्च 2023 टू द डेट ऑफ डेथ। कब डेथ हुआ है? 15 मई। इन्वॉल्व फॉलोइंग टू स्टेप। तो इस बीच का ये 45 दिनों का जो प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए आपके पास दो स्टेप है। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ये 45 दिन का प्रॉफिट कितना है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म
फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ। समझ में आ रहा है ये? आपका लास्ट बैलेंस शीट के डेट से लेके आपका 15 मई 2023, जैसे हमने एग्जांपल में लिया कि 31 मार्च 2023 से 15 मई 2023 तक का प्रॉफिट कितना होगा, उसका भी हिस्सा तो बनेगा। बाकी वो सारे काम होंगे ही होंगे। कौन से? पीएसआर का एडजस्टमेंट, गुडविल का वैल्यूएशन, आपका रिवैल्यूएशंस का प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट, वो तो होंगे ही होंगे। ये करंट प्रॉफिट की बात हम कर रहे हैं, करंट प्रॉफिट की, राइट? तो कहता है सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, जैसा आपका एग्रीमेंट हो, सच प्रॉफिट मे बी डिटरमिन्ड आइदर ऑन टाइम बेसिस। कैसे डिटर्मिनेशन किया जाएगा? टाइम बेसिस पे, यानी कि 45 दिनों के बेस पे आप निकाल सकते हो, और वर्ड किया गया है ऑन द सेल्स बेसिस यूजिंग प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर। तो दो बेसिस आपको उठाने पड़ेंगे और उस दोनों दोनों बेसिस के ऊपर आपको काम करने पड़ेंगे। पहला है टाइम बेसिस, सिंपल सा बात है। टाइम बेसिस में क्या कहेगा? इन सच ए केस द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट years are divided between pre-death of determination or retirement period and post-death retirement period on the basis of time, assuming that profit are earned evenly throughout the year। क्या कर रहा है? पिछले साल में जो प्रॉफिट हुआ है उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज दैट पिछले 360 दिनों में 360 रुपया का प्रॉफिट हुआ है, तो 15 दिनों में कितना माना जाएगा? 15 रुपया। सिंपल सा बेसिस है, टाइम बेसिस पे। जितना टाइम तक आपने रहा उतना पे, ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा। क्लियर? लेकिन ये कोई जरूरत नहीं है कि हमेशा आपका टाइम बेसिस वाला ही ऑप्शन हो। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको कौन सा देता है? सेल्स बेसिस भी दे सकता है, राइट? तो पहले टाइम बेसिस वाला का देख लीजिए। कहता है सिंपल सा बात है, फॉर्मूला की तरह आप देखेंगे तो ध्यान से आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सिंपली आपको कह रहा है कि प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट टू द डेट ऑफ डेथ। क्या करना है? नंबर ऑफ डेज और मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट डेथ। तो हमारे पास कितना नंबर ऑफ डेज आया है? हमने जो एग्जांपल लिया है 15 दिन, राइट? 365 का 365 रहेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, क्या करंट ईयर का प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं, पिछले साल का। जाहिर सी बात है पिछले साल का ही लोगे, क्योंकि अभी तो 15 मई ही है। तो 15 मई के डेट में अभी तो मार्च 24 आएगा, तब आएगा। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है, या जो भी क्वेश्चन में बेस दिया रहेगा, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि एवरेज प्रॉफिट गिवन इन पास्ट ईयर, जो भी 4 साल का प्रॉफिट का है, 3 साल का प्रॉफिट का है, एवरेज करके आप एक पूरे साल का प्रॉफिट निकालिए। मान लेते हैं हमने एग्जांपल में लिया कि 360 रुपया हुआ, तो 360 रुपया 360 दिन पे है, तो 15 दिन का प्रॉफिट कितना होगा? 15 रुपया। ये टोटल फॉर्म का प्रॉफिट हो गया जी। ठीक है? अब क्या करेंगे? जब डिसीड्स पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को शेयर हिस्सा देंगे, तो क्या करेंगे? उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वही देंगे ना। ये तो 15 रुपया जो प्रॉफिट आया फॉर ऑल पार्टनर आया। मान लेते हैं कि डिसीड्स पार्टनर का शेयर भी 3 पार्टनर थे, तो उसका 1/3 था। तो 15 रुपया का 1/3, 5 रुपया उसका हिस्सा हो गया। सिंपल सा बात है। अब इस हिस्से को भेजने के लिए भी एंट्रीज का मेथड है, देखते हैं। क्योंकि 15 मई के डेट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना नहीं रहे, क्योंकि बुक्स फाइनल नहीं हो रहा है, ना ही बुक्स आपका क्लोज हो रहा है। तो उसके लिए भी एक मेथड दिया था, जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना के भी हम कर सकते हैं। या दूसरा मेथड जो दिया हुआ है कि गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। चलिए, दूसरा मेथड जो है, सेल्स बेसिस को भी उठा सकते हैं। इन सच ए केस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स आर एप्रोप्रिएटेड बिटवीन प्री डेथ और रिटायरमेंट पीरियड एंड पोस्ट डेथ ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर के बेसिस पे, मतलब सेल्स के बेसिस पे। इससे पहले हमने क्या किया? टाइम के बेसिस पे किया, यानी कि 45 दिन का, तो उसके बेसिस पे किया था, राइट? सपोज दैट ऐसा हमने किया। तो उस केस में आप पिछले साल का सेल्स फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट डेट
टू द डेट ऑफ डेथ। कितना सेल हुआ, मान लेते हैं 45 दिनों में जो सेल हुआ, जो भी सेल हुआ, एक्स सेल हुआ, और पिछले साल का टोटल सेल्स कितना था, प्रीवियस ईयर सेल्स, एवरेज सेल्स गिवन इन द पास्ट ईयर, पिछले साल का सेल्स कितना था और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था। मतलब ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट अगर जो भी आया है 100 रुपया, पिछले साल का सेल्स अगर 10,000 था, एक परसेंटेज निकल गया, और अभी तक रिटायरमेंट सॉरी लास्ट बैलेंस शीट डेट से अब डेट ऑफ डेथ तक कितना सेल्स हुआ है, तो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। तो सिंपल सा बात है कि जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, जो हमने 1/3 किया है, ये उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। मान लेते हैं हमारा 15 रुपए का प्रॉफिट आया, 15 इंटू 1/3 5। ओके, यहां तक ये कॉन्सेप्चुअली बातें हमने आपको डिस्कस की। दूसरा जो अभी आपको डिस्कस किया गया कि हाँ जी, आपके पास इसको एंट्री करने का क्या ऑप्शन है। तो देखिए, दो ऑप्शंस है अकाउंटिंग एंट्री पास जो किया जाएगा। देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। पहला है कि आप थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोल लो। देखिए, क्योंकि वाकई में अभी प्रॉफिट इतना ही है ये कहा नहीं जा सकता है। एक एक बेस लेके हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि एक टाइम के बेसिस पे निकाल लेते हैं, या हम क्या बोलते हैं उसको, सेल्स के या टर्नओवर के बेसिस पे। लेकिन ये कंफर्म प्रॉफिट नहीं है कि इतना ही प्रॉफिट होगा। वो तो प्रॉफिट ईयर एंड होगा, फाइनेंशियल ईयर तभी फाइनली होगा, ऑडिट होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे फाइनलाइज किए जाएंगे तब। लेकिन फिर भी एक अब जो मर गया बंदा, अब उसको कहाँ उसके बाकी सारे घर वालों को आप इंतजार कराओगे, भैया आप 31 मार्च के बाद आना, हिसाब होगा। ऐसा नहीं है, तो ऐसे ही दुखों का पहाड़ टूटे रहेगा। और आप फॉर्म में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो और भी ज्यादती हो जाएगी। इसीलिए इस सब कॉन्सेप्ट को लेके आया गया कि कम से कम कुछ काम तो कर दिया जाए। कहता है द टोटल प्रॉफिट और लॉसेस बिटवीन the date of last balance sheet date and the date of retirement oblique death may be distributed among all the partners। सब partners को मिलेगा, including outgoing partner, in their old profit sharing ratio through profit and loss suspense account by passing the following entry: profit and loss suspense account debit to all partners capital account। राइट? अगर लॉस हुआ तो इसका उल्टा कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट को क्लोज भी करना पड़ेगा। कहां से करोगे? देखिए, द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट शुड बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब साल खत्म हो जाएगा आप कर लेना। दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप सस्पेंस अकाउंट ना करके थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द गेनिंग पार्टनर। वो हमने जो लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी लिया था, तो क्या करें, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो अपने केस में डिसीड्स पार्टनर होगा उसको हम क्रेडिट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? चलिए जी, छोटा सा एक एग्जांपल है, एग्जांपल को करवा दिया जाए या आपके ही क्वेश्चंस को देखा जाए। अब आप अपना डाउट्स बताइए। हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप अपना थोड़ा सा डाउट्स बताइए कि क्या आपको डाउट आ रहा है, जो लोग प्रयास किए हैं क्वेश्चंस करने का घर पे। अजी, मैंने नया स्क्रीन शेयर किया, आपको दिखना शुरू हुआ होगा। अजी, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है? ये कोई तो दिख क्वेश्चंस रहा है। है इसमें? जो मैंने आपको नोट शेयर किया उसमें कोई क्वेश्चंस का नंबर बताइए, जिससे आपके मन में जो डाउट रूपी धूल मिट्टी जमा हुआ है उसको दूर किया जा सके। हाँ जी। एग्जीक्यूटर अकाउंट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जीक्यूटर, तो सबसे पहला आप मुझे ये बताइए, एग्जीक्यूटर कौन है? तो डिसीज पार्टनर का जब डेथ हो जाता है तो जो पैसा उसके होता है वो बदले उसके में एग्जीक्यूटर जो को। हिसाब किताब जो करता है बंदा, उसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। राइट? यस सर। चलिए, कोई एग्जीक्यूटर अकाउंट्स ओपन करते हैं।
चलिए यहाँ पे डेथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 61 से। सर यही वाला बता दीजिए क्वेश्चन। हाँ यही बता देते हैं। देखिए जो मेन फोकस करना है हमारे को, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो शायद आइडिया हमको लगे। चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस है हमारे पास। पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन पार्टनर है। तो एक तो सिद्धू है, दूसरा राहुल है और तीसरा कमलेश है। ये क्वेश्चंस है। बाकी सारी चीजों पे हम नहीं जाते हैं, हम ये देखते हैं कि ये बैलेंस शीट्स कब का है। 31 मार्च 2012 का ये बैलेंस शीट्स है। अब चेक करते हैं कि बंदा गया कब। सिंधु डाइड ऑन 31 जुलाई 2012। देखिए, ठीक है। हमारे पास लास्ट बैलेंस शीट कब का अवेलेबल है, 31 मार्च 2012 का। बंदा जा रहा है, यानी कि उसकी मौत हो रही है कब, 31 जुलाई 2012 को। तो कितने महीने के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने बाद, यानी कि लास्ट बैलेंस शीट डेट के 4 महीने 120 दिन के बाद लगभग लगभग उसकी डेथ हो रही है। राइट। चलिए, अब कह रहा है प्रिपेयर सिंधु कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये काम कह रहा है। अब देखिए, सिंपल सा बात है, सिंधु का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा। जो इसका कैपिटल था, यानी कि टू बैलेंस बीडी 1,20,000, इस पे तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, सिंधु का 1,20,000 कैपिटल दिया हुआ है। राइट, ये होगा। इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे लगाए जाएंगे, जैसे कि पास्ट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। राहुल का कैपिटल, कमलेश का कैपिटल नोट नंबर 1 दिया है, यानी कि गुडविल का होगा। गुडविल का होगा, है कि नहीं है, गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया। और चौथा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट किया, यानी कि ये 4 महीने का प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करके इतना अमाउंट निकाला। इस अमाउंट को निकालना कैसे है, इस पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका सवाल था कि ये एग्जीक्यूटर अकाउंट्स कैसे क्रिएट किया जा रहा है, वो सारा चीज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चूंकि 31 जुलाई 2012 के बाद सिंधु का कैपिटल अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करेगा फॉर्म में, बिकॉज 31 जुलाई के दिन में डेट आपका डेथ हो चुका है सिंधु का, तो वो रहेगी नहीं। तो जब रहेगी ही नहीं तो उसका कैपिटल अकाउंट तो नहीं क्रिएट किया जाएगा, बिकॉज वो अब पार्टनर है ही नहीं। ठीक है जी। तो जो हिसाब बना, ये क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है कि आपके पास टोटल टोटल इनका जो हिसाब बन रहा है 1,95,900। 1,95,900 इनका हिसाब बना। और क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है, क्या कह रहा है देखिए, कि जो भी हिसाब बनेगा उसमें से कितना आपको लोन में ट्रांसफर करना है। या आपको क्वेश्चंस का ये भी रिक्वायरमेंट होगा, ये लोन अकाउंट है क्या पहले से, लोन 24,000 सिंधु लोन। ये देखिए, ये सिंधु को लोन भी दिया हुआ है फॉर्म ने। तो सारे के सारे प्रॉफिट जो किया गया ट्रांसफर, तो ये लोन भी ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड में। राइट। अब 1,95,900 इनको देने हैं, सिंधु को देने थे। ठीक है। और सिंधु से लेने भी हैं 20,000। अब बचा कितना, 1,75,900 बैलेंस बच गया। ये बैलेंस का क्या करना चाहिए, क्या ये पैसे देना है कि नहीं देना है, देना है। अगर फॉर्म के पास पैसे है या क्वेश्चंस बोलता है कि इस पैसे को आप इमीडिएटली पे ऑफ कर दो, क्या आप कर दोगे, एब्सोल्युटली। लेकिन अगर क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है कि आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ, या अभी इसका पेमेंट नहीं हुआ है, या पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मान के चले। तो इस केस में आपको सिंपल सा बात है, अब चूंकि ये सिंधु कैपिटल अकाउंट से ये पैसा एग्जीक्यूटर अकाउंट में भेजना पड़ेगा। आप शायद, अगर आपको ध्यान में हो, अगर
ये कॉन्सेप्ट डेथ का नहीं होके अगर रिटायरमेंट का होता तो हम क्या कर रहे थे? क्वेश्चन आपने बनाया होगा। रिटायरमेंट के केस में हम ये कर रहे थे, या तो रिटायरिंग पार्टनर के पूरे पैसे को दे दिया गया, फर्म के पास लिक्विडिटी है तो। दूसरा, अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो उसका एक लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? इस क्वेश्चन में अगर सिंधु रिटायरिंग पार्टनर होती, तो क्या करते? सिंधु लोन अकाउंट बनाते। अब चूंकि सिंधु लाइव ही नहीं है, तो उसके बदले में कोई और बंदा इसके हिसाब किताब को देख रहा है, और चूंकि आपका पेमेंट अभी करना नहीं है फॉर्म के द्वारा, तो इसके लिए इस कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज करके हम एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, जिसका नाम रहेगा सिंधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर कौन हो सकता है? मान लेते हैं आप आयुष भी हो सकते हैं इसके एग्जीक्यूटर, जो इनके काम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये कुछ और नहीं है, आपने कैपिटल अकाउंट का जो भी हिसाब किया, पीछे के जितने भी एडजस्टमेंट किए, सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस पैसा बचा वो उसको देने हैं। अब देने हैं तो उसके लिए हमने क्या किया? एक अकाउंट्स ओपन कर दिया एग्जीक्यूटर का। अब जैसे जैसे टर्म्स देगा, अब इसके बारे में आगे दिया नहीं है इसलिए हम इसका कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अगर आप क्या आपको बताया जाए कि क्या इसका अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, एकदम कर सकते हो। आपको क्या करना है? एक सिंधु एग्जीक्यूटर अकाउंट ओपन कर लेना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? बाय सिंधु कैपिटल अकाउंट आ गया, 1,75,900। ये चलेगा। पेमेंट होगा तो बैंक से कर देंगे, नहीं होगा इंस्टॉलमेंट में बोल रहा है, इंस्टॉलमेंट में करेंगे, क्या दिक्कत है? ओके, गॉट इट। अब किसी ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढना पड़ेगा आपको, जहां पे आपको ये पता चल पाए कि इस एग्जीक्यूटर अकाउंट्स का आगे ट्रीटमेंट क्या होता है। देखते हैं क्वेश्चन से आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई एग्जीक्यूटर अकाउंट्स का क्वेश्चंस मिल जाए हम लोगों को। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? एग्जीक्यूटर अकाउंट्स क्या है ये? हाँ जी, जिनने पूछा था बताइए, फिर आगे यस बढ़। सर। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट जब ओपन हो जाएगा, उसका सेटलमेंट करना है। कोई क्वेश्चंस नंबर बताइए जो आपको डाउट आया है, बनाया है आपने। देखो सर वो आ गया आप समझ में। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, स्मिथ एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर। पैसा ट्रांसफर करोगे ना। देखो ये सब केवल एक समझिए टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्योंकि जो भी पार्टनर डेथ हो रहा है वो तो अब लाइव है ही नहीं, तो उसके बदले में जो बंदा काम करेगा उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप लोगों का ये चैप्टर पे अब कुछ खास बचा नहीं है। आपको काम करना है, अगर आप परमिट करते हैं तो हम लोग कल के लेक्चर में, कल से ही या आप जब कहेंगे, कल या परसों जो भी कहेंगे, डिसोल्यूशन हम लोग शुरू कर सकते हैं। या आप अगर कहते हैं कि नहीं अभी इसमें कुछ और टाइम हमको लगाना है, ये आपके ऊपर है। तो सोच के बताइए कि इसमें कितने क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको करने में कितने टाइम लगेंगे, या जो डाउट आता है उसको करके ही हम अगले चैप्टर पे शिफ्ट करें, जैसा आप कहें। मैं चाहता हूं कि कम से कम होली से पहले पहले आपको विदा जरूर कर दिया जाए, बिकॉज फिर बीच में डिस्टरबेंस होगा और एग्जाम भी आगे आपका आ जाएगा। 17 तारीख को आई थिंक आपका नेक्स्ट एग्जाम है, 17 मार्च को इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में एक हफ्ता पहले से आपको इकोनॉमिक्स में होना पड़ेगा। 17 और 18 को भी है, और 25 मार्च को बीएसटी है, और 31 मार्च को अकाउंटेंसी है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी हमारे पास जो समय है, आज हो गया 27 फरवरी, अगर 28 से भी शुरू करते हैं, 8 मार्च को होली है, तो 7 मार्च तक हम लोग कोशिश करें तो डिसोल्यूशन फिनिश हो सकता है। क्या कहते हैं आप? अभी रुकना है इस पे, ठीक या है कल शुरू कर सकते हैं? तो मुझे तैयारी भी करना पड़ेगा उसके लिए। सर, हो जाएगा स्टार्ट। कल स्टार्ट करें हम डिसोल्यूशन। ठीक है सर। चलिए ठीक है। तो चलिए कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ। अभी आज और कुछ पूछना है या क्लास को एंड कर सकते हैं हम लोग? सर नहीं पूछा। चलिए, ओके। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर बीइंग ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। बाय बाय।